नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। भैंसा अपडेट न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। जंग का ऐलान होता, क्या होता? जंग का ऐलान होता। जंग शुरू बोलते जाबिर साहब के बयान में 12 फीट की तलवार नहीं आती, सिर्फ धोखा गैरों में का दम था, मेरी कितनी डूबी वहां जहाँ पानी कम था। आज एक आदमी उस्ताद से कैसा लगा, हमारे पास से निकल के चैलेंज कर दिया उस्ताद को कि अब जाबिर महाराज तो हम यहाँ पे भगवा झंडा लहराएंगे, ये पक्का सोच लेकर बैठे थे। इसके बाद 20 साल से यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं बल्दिया में। किसी सूरत से भी बीजेपी वाले कांग्रेस वाले दोनों के 340 वोट पूरे मेरे को आ जाते और 200 मुसलमानों को वोट ले लिया तो मैं काउंसिलर बन जाता। 200 बनने में से पूरे। अब वहां पे कांग्रेस वाले परेशान हो गए, उसको पैसे ले रहे उससे। आप देखो डब्बा खुलने के बाद 1/3 क्या हालत होती देख लो। उसके बाद 25 नंबर वार्ड, ये टोटल लिस्ट जो है एमएलए इलेक्शन में थी, एमपी इलेक्शन में थी। ये लोगों के जो इशारे थे आप लोग देखो। क्या हुआ, तो ये फिर एक नई चाल चली। हमारे सबसे जाने दुश्मन तो हमारे बीजेपी है सबको। उसके बाद उससे ज्यादा जाने दुश्मन है ना नारायण पटेल, जो हंदा बोलते उसको। ये नारायण पटेल को 2009 में टिकट नहीं मिला था। इसको कहां से? तेलुगु देशम से। ये बेहोश हो गया, हमारा नारायण पटेल, रामराव पटेल बेहोश हो गया। मेरे को ये बुला के बोले कि जाबिर भाई तुम्हारे पांव पड़ते, मैं बोल रहा हूँ बुलाओ उसको। जाबिर भाई तुम्हारे पांव पड़ते, हम असद साहब को बोल के हमको टीआरएस का टिकट दिलाओ। असद साहब यहाँ है आपके मेरे खाए। मैं उनको जाके बोला था मैं ऐसा कैसा हुआ, तो साहब ऐसा हुआ और बीजेपी को सीट चले गई। वो हमारे जगदीश माशेट्टीवार साहब थे। तो उस जमाने में टीआरएस नहीं थी। उनके लोगों को बुलाकर दारुसलाम में महमूद अली साहब थे, उनको बुला के बोले कि मैं बोल रहा हूँ ये जाबिर बोल रहा है, इसको टिकट दो। तो वो जमाने में हम टिकट दिला के 40,000 हम आप सब मिला के उसको देता। अब इसको ये डर था कि हर 5 साल को जाबिर से कहीं को अपन हाथ मिलाना, जाबिर का पता ही कट कर दिया तो बस है बोल के। एक इलेक्शन में जो है ना ये 2 सीटों का मुकाबला था, 2 सीटों को पकड़ लेके हमारे को सीट नहीं दिया, दूसरे को सीट दिया बेचारे। तो इसको इतना डर है मजलिस से। ये मजलिस का डर जो है ना उसको कभी भी सोने नहीं देता। अब हमेशा जो है ना जाबिर जाबिर जाबिर, हर चीज में जाबिर सुने की नहीं। उन्हें बीजेपी वाला भी वैसी, कांग्रेस वाला भी वैसी, टीआरएस वाला भी। ये लोग जो है ना सिर्फ जैसा हैदराबाद में भाईजान है कौन, बड़े बड़े भाईजान, छोटे भाईजान। यहाँ पे अब यहाँ जाबिर साहब छोटे भाईजान तो छोटे भाईजान। वो एमएलए का इलेक्शन हुआ था, आप लोग भी सुने होंगे। इधर की क्या नहीं, मेरा पता भी नहीं है इलेक्शन में। ये रामराव पटेल क्या बोला, ऐसा नारा लगाओ कि छोटे अवेशी घर में बैठ के उसको सुने आना, मेरे को सुने आना करते लगा ले। मेरा नाम लिया तो बेटा तू जीतता रहे, तो कहां से जीतता? जाबिर साहब इलेक्शन के वक्त जाबिर साहब काम आते आपको। अब नारायण पटेल साहब जो है ना उनको इतनी जलन है मजलिस से कि बोल ही नहीं सकते। अब एक चाल चले इन्हों कैसा कि जाबिर को हराना है, तो कैसा बीजेपी में तो दम नहीं है। आज भी बोल रहा हूँ, चैलेंज बोल रहा हूँ, कांग्रेस का एक भी काउंसिलर नहीं आता, देख लो आप लोग। जमाना का नहीं बसते उनके, बस जाबिर नहीं आना। जाबिर की विकेट गिराना जरूरी है फिलहाल। उनको नहीं मालूम भाई से का मुसलमान इतने मुजाहिदीन है, ये उनको हवलों को नहीं मालूम। जाबिर घर में बैठ के इलेक्शन लड़ता, तेरे वैसा गली गली नहीं फिरता उसे नहीं करना। मुझे यकीन है मेरे लोग मुझे चाहते, मेरी जमात को चाहते। उसी वजह से लोग परेशान है कि जाबिर की विकेट पहले गिरा।
अब लगा लिए किसको, अभी फैजुल्लाह साहब क्या क्या बोले नहीं मालूम, उन्हें बराबर का नहीं उन्हें, उसको पकड़ के क्या करे, करोड़ 1.5 करोड़ में सजा करे, 2 सीट कम करना कहते हमारे, आपके 2 सीट कम करना कहते खाली देखो, तो 2 सीटों का फर्क है, 2 सीटा कम करे तो कौन बनते, जाबिर साहब ने बने तो बने, उनका दुल्हे भाई बने तो कोई बने, बीजेपी बने तो कुछ बने तो मैं नहीं बनना करता। अब देखिए इनके वार्डों का हाल देखिए, इनका वार्ड नंबर 1 में 792 वोट है, मेजॉरिटी हिंदू भाइयों की हमारी, वहां पे बीजेपी कैंडिडेट नहीं डालती, और ये हंदा जो है ना नारिया, एक गुर्रा गुर्री के आने वाले उसको टिकट दिया। तो इन लोग क्या है, मीटिंग कहां करते, मंदिरों में कर रहे कि हमारे 790 वोट तेलुगु पूरे पड़ जा रहे, खाली मुसलमान है तो 200 वोट तू कट कर ले, नंबर 1 होगा। उसके बाद 22 नंबर जो है ना, वहां पे 1290 हमारे मेजॉरिटी हिंदू भाइयों की है, वहां पे क्या करे, ये नारिया और ये लंगड़ा दोनों मिलके एक मुसलमान को टिकट दे दी कि बेटे दोनों लड़ लिए तो बीजेपी पहले निकल जाती वो, ये हालत इनके। फिर 24 नंबर 1, इसमें क्या 565 हमारे मेजॉरिटी हिंदू भाइयों की है, यहाँ पे क्या करे, कांग्रेस बीजेपी वाले जो है ना अपना कैंडिडेट डाले, कांग्रेस कैंडिडेट नहीं डाली, वहां पे बीजेपी वाली कैंडिडेट डाल के क्या करे, आखिर में विड्रॉ कर लिए, वो तीनों थे, अब यहाँ पे 3 के 3 भी पक्के मुसलमान हमारे एमआईएम के 2 हयात गदरे। अब उसको कहां से लाके लाने को लौटा है, बाप का ऑपरेशन जो है ना 4 घंटे का ऑपरेशन चला, 4 घंटे के ऑपरेशन में दोनों के दोनों भी यहीं थे, बाप के साथ नहीं थे। जो बाप की खिदमत नहीं कर रहा वो कौम की खिदमत क्या कर सकता। तो इसको क्या बोले, 565 वोट तेरे हम डाल देते पूरे हिंदू लोग डाल के, अब तू 200 वोट मुसलमानों का खरीद ले, तू काउंसिलर बन जाता, जाबिर साहब हार देते। तो बेवकूफ जो है ना, कभी 2000 दे तुम रहा एक वोट को, कभी 5000 दे तुम रहा, कभी 15000 घर को दे तुम रहा। वो बच्चे आए पूरे महल्ले के साहब ऐसा मतलब पहले ले लो उसके पैसे पहले ले लो, उसको काम तो अपना पहचान लेना बोले, उसको ये मालूम होना बेटे पैसे लेके भी मस्जिद वाले कितने बदमाश रहते हो, पैसे ले रहे उससे। आप देखो डब्बा खुलने के बाद देख बेटा तेरी क्या हालत होती देख लो। उसके बाद 25 नंबर वार्ड 340 वहां पे मेजॉरिटी हिंदू भाइयों के है, तो वहां पर क्या है, कैंडिडेट था वहां पे हमारे हिंदू भाई है, कोई ठहरा था, तो उसको 8 लाख रुपए देकर विड्रॉ करा, ये कौन सा इब्लिस करा के ये समझा कि 340 वोट पूरे मेरे को आ जाते और 200 मुसलमानों को वोट ले लिया तो मैं काउंसिलर बन जाता, तो बनने में से पूरे। अब वहां पे कांग्रेस वाले परेशान हो गए, उसको बी फार्म नहीं देते बोले पहले वो फारूक मियां को, उसके बाद दे दिए करे, अब परेशान हो गया। ये 3रा वार्ड होगा, 26 वार्ड में 490 मेजॉरिटी हिंदू भाई है हमारे, वहां पे बीजेपी वाले कैंडिडेट वाले विड्रॉ करा लिए। ये है अब पूरे बीजेपी वाले भैंसे में 26 वार्डों में कितने ठहरे बोलो, 12 ठहरे। 12 ठहर के टकला जो है ना एमएलए बोलता कि हम हमारा चेयरमैन बनाएंगे। अबे हवले मैं 14 है तो नहीं बना सकता, तू 12 पे काउंसिलर कैसा बनता। तो ये 12 कैसे इंडिपेंडेंट जो ठहरा कि नहीं ठहरे, इंडिपेंडेंट आ गए कांग्रेस के, तो ये इंडिपेंडेंट को ले लेके चेयरमैन बनने के चक्कर में बेटे पूरे किसी तरीके से भी भगवा झंडा लहराएंगे, ये ख्वाब में उनको है। और मैं उनसे वादा करता हूं, और मजलिस 18 वार्डों पे उम्मीदवार ठहराई, 2 वार्ड ऐसे है जहां मेजॉरिटी हमारी है, मगर हम हमारे दलित भाइयों को हम टिकट दिए, वो भी देखा रहेगा इनको कि मुसलमान वुमन थी, लेडीज तेलुगु देशम को जिताना, चाहे काउंसिलर हमारे कांग्रेस को जिताना, ये बेटों को एक होने नहीं देना। अबे वो शागिर्द हूं मैं, तुम मेरे से कहां टक्कर लेते। पूरे डॉक्टरा, पूरे वकीला सब मिल के बस जाबी की विकेट पहले खपा, तो ये विकेट गिरने वाली नहीं इंशाअल्लाह। मैं मेरी मर्जी से अगर सदर मोहतरम मुझे टिकट नहीं दिए तो मैं घर में बैठूंगा। तो ये हालात
भैंसे के है। अब आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ दूं, आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं मैं। 2 झंडे है, एक भगवा झंडा, एक मस्जिद का हरा झंडा। तो कौन सा झंडा यहाँ पे बलिया में लहराएगा, आप तस्वीर करना। मेरे सदर साहब को बोल रहा हूँ, इन्होंने 13 या 18 का ठहरा है ना, 2-3 जगह छोड़ दो, 100-150 वोट लेते। बाद में मैं चैलेंज बोल रहा हूँ, 10 से 11 सीट में इनकी जमानत नहीं बचती, जमानत नहीं बचती इनकी। अगर 100 वोट भी ले लेना, मैं सदर साहब के सामने वादा कर रहा हूँ, मैं जीत वाली सीट रिजाइन देकर घर में बैठ जाता हूँ। इनकी ताकत कहां तक है मुझे मालूम है, इनके पीछे कौन है मालूम है। पैसे कहां से आ रहे बोलिए, हमारे पास आधी चाय मिलती है आप लोगों को पिलाने के वास्ते, पीते नहीं पीता आधी चाय बोलो, पैसे तो देते नहीं हम लोग। ये मोहब्बत है बोलकर मैं आज 4थी मर्तबा, अब की 5वीं मर्तबा, अब की बार 5वीं बार, अब की बार 5वीं बार ये 100 मिलकर उखाड़ लो बोलो आप लोग। वो उम्मीदवार मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 11 तारीख के दिन आप तमाम से मेरी दरख्वास्त है कि आप अपने एक वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में करिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज भैंसा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। शहनशीन बदशरीफ फरमा मोहतरम जाबिर अहमद साहब, सदर और साबिका चेयरमैन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो भैंसा म्यूनसिपालिटी, शहनशीन बदशरीफ फरमा। एक बात याद रखिए आप, इस मुल्क को आजादी जब जंग लड़ी जा रही थी ना, तो जब जंग अंग्रेजों से लड़ी जा रही थी तो आरएसएस के लोग इस जंग में हिस्सा नहीं लिए। आरएसएस के लोग इस जंग में हिस्सा नहीं लिए। भाई देखो जरा खामोश सुनो, जरा अहम बात है। मैं बहुत दूर से फिर के आ रहा हूं, जाबिर साहब के हस्ते आया मैं। अब जरा आराम से बैठो। हाँ, अरे तुम ठहर कि वार्ड नंबर 1 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहतरम अब्दुल कादिर साहब हैं। वार्ड नंबर 2 से मोहम्मद आमिर अहमद साहब हैं। वार्ड नंबर 3 से मोहतरमा तबस्सुम बेगम साहिबा। वार्ड नंबर 5 से मोहतरमा नेहा सीनिन। वार्ड नंबर 6 से मोहतरमा गंगा सागरा। वार्ड नंबर 7 से मोहतरमा जे दीरा साहिबा। वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 15 से मोहतरमा फरजाना बेगम साहिबा। वार्ड नंबर 16 से भैंसा के सदर फैजुल्ला खान। 17 से मोहम्मद नज़ीर अहमद। 18 से मोहतरमा खदीरा बेगम साहिबा। वार्ड नंबर 19 से मोहतरमा रोहा सुल्ताना साहिबा। वार्ड नंबर 20 से मोहम्मद जाबिर अहमद साहब। 21 से मोहम्मद अब्दुल माजिद। 22 से अंजुम बेगम। 24 से मोहतरमा फरानाज। 25 से मोहतरमा हुमेरा बेगम साहिबा। और वार्ड नंबर 26 से मोहतरमा नाजिया बेगम साहिबा। मेरे अजीज दोस्त, पिछले 10 साल में भैंसा में जो तरक्याती काम अंजाम दिए गए वो है कि ओवैसी नगर और दूसरे सब इलाकों में 25 करोड़ की रोडें डाली गई। ड्रेन
और स्टॉर्म वाटर ड्रेन तमाम वार्ड्स में भैंसा के 15 करोड़ की लागत से काम करवाया गया। मिशन भगीरथा के तहत वार्ड्स में पानी के टैंक बनाए गए, 4 टैंक 50 लाख लीटर की कैपेसिटी और उसकी कुल लागत थी 40 करोड़ रुपए। सेंट्रल लाइटिंग पोल हाई मास्ट लाइट लगाया गया 15 करोड़ की लागत से। डिवाइडर और जंक्शन बनाए गए 15 करोड़ की लागत से। 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। पुलिस स्टेशन में कंट्रोल रूम बनाया गया 5 करोड़ बल्दिया के फंड से। आसरा पेंशन 14,000 पूरे वार्ड्स में दिए गए। एससी कॉम्प्लेक्स मेन रोड पर 20 दुकानें हमारे दलित भाइयों के लिए बेरोजगार बच्चों को दिया गया। अंबेडकर स्टैचू जो बस स्टैंड पर था उसके लिए जमीन दी गई और अंबेडकर स्टैचू सिद्धार्थनगर वार्ड नंबर 13 में काम हुआ। एक बीफ मार्केट बनाई गई 50 लाख की लागत से और कुंटा एरिया में ओवैसी नगर में ड्रेन बनाया गया 3 करोड़ की लागत से। बैतुल खला 3000 लैट्रिन बैतुल खला। बस मंजलिस का वजीफा पढ़ो, मंजलिस ये मंजलिस वो। हम भी क्या किए, बिहार में तो उनको जवाब मिल गया, मगर मेरा कायद सालार है और सालार के पैरों के पास बैठकर मैंने सियासत सीखी। सालार ने हमको ये बताया कि कभी भी किसी का कर्जा बाकी नहीं रखना। हम लोग गए शिवाजी मानखुर्द में, समाजवादी पार्टी का एमएलए अतीक एक नौजवान है। उस नौजवान को देखे तो मुझे जाबिर अहमद साहब की जवानी याद आई। उस बच्चे ने सिर्फ 12,000 वोट से असेंबली की सीट नहीं जीत सका। हमने कहा अतीक बलाला साहब को जिम्मेदारी दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह बलाला साहब और तमाम जिम्मेदारों ने बड़ी मेहनत की। अल्लाह उनको उसका दीन दुनिया में अजर दे। वहां पर 8 वार्ड है पूरे महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील की क़ियादत में। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 11 तारीख के दिन अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। जहां पतंग का निशान दिखा वहां पर थप्पा मारिए, अपने इत्तेहाद को बचाइए, उसको मजबूत करिए। और ये लोग जो आए हैं ये सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इनको शिकस्त देगा। मुझे पूरा यकीन है आप पर कि आप यहां पर भारी अक्सरियत से पूरे मजलिस के अराकीन बल्दिया को कामयाब करेंगे। और मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि 3 ऐसे वार्ड हैं ओपन कैटेगरी के हैं, खवातीन के लिए महफूज हैं। यहां पर मजलिस ने हमारी दलित बहनों को यहां से उम्मीदवार बनाया है। मैं हमारे दलित भाइयों को, बहनों को, बल्कि बैकवर्ड क्लास के हमारे हिंदू भाई बहनों को कह रहा हूं, मोदी बोलते हैं ना कि सबसे बड़ा बैकवर्ड क्लास का नेता मैं हूं। यूजीसी के रेगुलेशन बनाए गए कि किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में भेदभाव नहीं होगा। अक़लियतों से, बैकवर्ड क्लास से, दलित से, आदिवासी से। सुप्रीम कोर्ट में कोई चैलेंज किए, स्टे कर दिए। ये ऐसी हुकूमत है जो सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं बता सकी कि रोहित वेमुला को क्यों मौत हुई थी। रोहित वेमुला के हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। महाराष्ट्र में एक मुसलमान डॉक्टर बच्ची आदिवासी थी, उसकी मौत क्यों हुई। हमारे बैकवर्ड क्लास के भाइयों से कह रहा हूं, तुम मुझसे नफरत करो, मुझे कोई इसकी फिक्र नहीं है, मगर कभी ये तो पूछ लो मोदी से कि जो रेगुलेशन बनाया गया था इंसाफ के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे क्यों दिया। अरे कभी चश्मा उतार कर देखो हमारी नफरत का, तो तुमको अंदाजा होगा कि हमारा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है। मगर अगर तुम नफरत का चश्मा लगा कर देखोगे
तो फिर उसका इलाज मेरे पास नहीं है। मेरे भाई, ये मैं आरएसएस बीजेपी के लोगों से पूछना चाह रहा हूं। ट्रंप हमको बोलता है, वो गोरी चमड़ी वाला, कि भारत, तो जब जंग आजादी लड़ी जा रही थी तो इसमें संघ परिवार का एक आदमी नहीं मरा। आरएसएस का एक भी आदमी जंग आजादी में अंग्रेजों की गोलियों से नहीं मरा। एक भी आदमी का सर नहीं फूटा। इनके जो आरएसएस के बानी थे हेगडेवर, उन्होंने जरूर एक मर्तबा जेल को गए। और क्यों गए जेल को? खिलाफत मूवमेंट में जब मुसलमान तकरीर कर रहे थे महात्मा गांधी के साथ, तो खिलाफत मूवमेंट में हेगडेवर साथ थे। जब जेल को गए उन्होंने, और जेल जाने के बाद महात्मा गांधी ने कहा कि हम बेल नहीं लेंगे, तो हेगडेवर बोले अम्मा नहीं रहता, जेल में निकलना है। उन्होंने वकील को रखे, नहीं हुई बेल। और जब हेगडेवर जेल को गए थे, उनका वजन कम था। जब जेल से बाहर निकले तो वजन बढ़ गया उनका, कपड़े टाइट हो गए थे, आ रहे नहीं थे उनको। अंदर जेलर से मिलके गपागप अच्छा खा रहे थे। कोई एक मिसाल आरएसएस नहीं दे सकती कि अंग्रेजों की गुलामी से इस मुल्क को छुटकारा दिलाने के लिए उनके किसी एक आरएसएस के शाखा के मेंबर ने अपनी जान गंवाई या फिर उन्होंने कुछ काम किया। ये ऐसे बाखड़े पहलवान हैं। ये दूसरा ये कि अभी हम सुने हमारे वजीर आजम तकरीर में बोले कि सोमनाथ की मंदिर को जो लोग लूटे वो आज भी भारत में है, यानी उनका इशारा हमारे तरफ था। मगर मोदी जी को ये नहीं मालूम कि हम पूरों का पढ़ के आते। तो सालार अपनी तकरीर में बोलते थे कि अगर किसी को अपनी जन्म पत्री मालूम करना है तो मजलिस पे कंकर फेंक के देखो, हम पूरा खोल देते छिदरा तुम्हारा। 1950 के ऑर्गेनाइजर मैगजीन में गोलवालकर, जिसको मोदी अपना गुरु बोलते, उन्होंने उसमें ये लिखे, अच्छा हुआ लाया मैंने तो बोलते नहीं लाया, ये कागज है। आरएसएस वालों तुम्हारे को रात में नींद नहीं आती। अब जनवरी 4, 1950 का गोलवालकर का बयान ऑर्गेनाइजर मैगजीन में है कि वो लिख रहे, क्या लिख रहे? हाँ बैठो जी, बैठो। उन्होंने क्या, अरे गेम बदल देंगे जी पूरे भाई साहब। वो क्या बोल रहे कि महमूद गजनवी सौराष्ट्र के लोगों को अपने साथ लिया, और महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ की मंदिर पे हमला किया तो उनके साथ हिंदू लोग थे और सोमनाथ की मंदिर को लूटा गया और उसमें साथ देने वाले हिंदू थे। हम मोदी मंदिर को लूटे, उनका नाम बोलो आप नहीं बोल सकते। और आपको जानकर हैरत होगी कि जब पूरे भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा था, जितने लोग उस वक्त जो भी थे एमएलए, एमपी, कॉर्पोरेटर, सब इस्तीफा दे रहे थे। कौन मोहम्मद अली जिन्ना के साथ हुकूमत बनाया? कौन थे वो जिन्ना जो भारत टू नेशन थियरी की बात किया, जिसको हमने, हमारे बुजुर्गों ने मुस्तरद किया, रिजेक्ट किया? बताओ आरएसएस वालों,
क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ तुमने हुकूमत की नहीं की अंग्रेजों से मिलकर? और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस कैबिनेट में मंत्री थे जिसका चीफ मिनिस्टर वो आदमी था जिसने मुस्लिम लीग के कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का करारदाद या रेजोल्यूशन को मूव किया था। तो याद रखो आप, ये इनकी तारीख है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर हुकूमत कर रहे थे। पूरे भारत में लोग क्विट इंडिया बोल रहे थे अंग्रेजों को। लिलिंगडो को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या खत लिखा वो भी मैं जानता हूं, मगर आपको इनकी तारीख बता रहा हूं। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज जो भैंसा में अभी जावेद साहब बोले कि वार्ड नंबर 24 में यहां पर आरएसएस के लोग, हिंदू वाहिनी के लोग एक आजाद को सपोर्ट करो बोल के बोल रहे, और यहां पर कांग्रेस भी नहीं है। यानी ये पूरे तेलंगाना में भैंसा एक वाहिद जगह है जहां पर कांग्रेस पार्टी भैंसा की ओपनली आरएसएस को बोल रही आई लव यू। क्या मोहब्बत है रे तुम लोगों की? हम तो जानते हैं अंदर से थी या जबान पे आई गई। तो ये मिलके यहां पे काम कर रहे। और फिर भैंसा में 26 वार्ड है, बीजेपी कितने लड़ रही? 12 लड़। कितने लड़ रही बीजेपी? 12 लड़ रहे। बास जगह पे तो बीजेपी कांग्रेस मिलके एमआईएम से लड़ रहे हैं। वार्ड नंबर 15 में यहां पर अपना कैंडिडेट बीजेपी विड्रॉ कर लेती है और बोलती है कि कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट दे दो। वार्ड नंबर 22 में एमआईएम के कैंडिडेट को रोकने के लिए वहां पर अपना कैंडिडेट, वार्ड नंबर 26 में भी बीजेपी अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लिए। वार्ड नंबर 24, 25, 26 में बीजेपी अपना कैंडिडेट उठा लिए और उनको बोल रहे इंडिपेंडेंट का साथ दो। अब मैं ये इंडिपेंडेंट से पूछना चाह रहा हूं, बेटा तू कर रहा क्या आजकल? 11 को तो इलेक्शन हो जाता ना, उसके बाद क्या होगा तेरा कालिया? कहीं को कर रहा है बेटा, आजा, मैं तेरे गले से लगाने तैयार हूं, आजा तू। कुछ होने वाला नहीं है, खामखा सर फोड़ रहे तुम। और ये बीजेपी कांग्रेस वालों, याद रखो तुम्हारी ये लव स्टोरी को पूरे भारत में बोलूंगा मैं अब। 2026 लव स्टोरी ऑफ कांग्रेस एंड बीजेपी इन भैंसा। क्या है ये? एक जावेद चेयरमैन नहीं बनना, पूरे एक हो गए, मनो मनो मकाटी। क्या है बाबा ये सेकुलरिज्म है। अच्छा, आपको मालूम कांग्रेस का कांग्रेस पार्टी का रेजोल्यूशन है, मेरे ख्याल से लाहौर में एक रेजोल्यूशन हुआ था आजादी से पहले, जिसमें कांग्रेस पार्टी का वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन ये बोलता है कि कोई कांग्रेसी आरएसएस का मेंबर नहीं बन सकता। मैं पूछना चाह रहा हूं, तुम किस बुनियाद पर यहां पर बीजेपी से हाथ मिला के इलेक्शन लड़ रहे? किस बुनियाद पर आप बीजेपी? ट्रम्प बोल दिया वेनेजुएला से खरीदो, ओके सर। चाइना ने 80% हथियार वो जालिम पाकिस्तान को दिया। अब मोदी बोल रहे चाइना को रेड कारपेट आओ, पैसा लगाओ। भारत का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किताब लिखा
उस किताब के इख्तिसाबात एक कैरावान मैगजीन में छापे गए, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी लिख रहा है कि मुझे इत्तला मिली कि लद्दाख में चीन के टैंक आ रहे हैं, मैं क्या करूं? मोदी को बोले, डिफेंस मिनिस्टर को बोले, एनएसए को बोले, जितने बड़े बड़े लोग पूर्व को बोले, अरे आ गए, आ रहे हैं। तो मोदी की तरफ से क्या जवाब आया? जो उचित है वही करो। हाँ बोलो, यहां बड़े डराते हमारे। अबे वहां पे क्या हुआ? मोदी जी बोले जो उचित है वो करो। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई बताओ आप? जो उचित है वो करो। अरे बोलना था मार के उखाड़ के भगाओ उन लोगों को। बल्कि मोदी जी तो मिलिट्री के ऑपरेशन में एक्सपर्ट है, मालूम आपको? याद है? याद है? इसको याद है? फैजुल्लाह तुमको याद है? फैजुल्लाह हंसा तो कितना अच्छा दिखते हैं। बालाकोट का ऑपरेशन हुआ तो मोदी जी का इंटरव्यू अब जाके देखो यूट्यूब पे। मोदी जी बोल रहे, फौज ने मुझसे पूछा, मैंने कहा बादल है, बादलों का सहारा लेकर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करो। मोदी जी बादल को देख के बोले हमला कर दो। मैंने मोदी जी को शायद नहीं मालूम कि प्लेन का जो रेडार रहता है वो दुश्मन को मालूम होता था। मोदी जी बोले बादल है, मैं बादल देख रहा हूं दिल्ली से। बादल। अरे जब आप बादल देख के बालाकोट का स्ट्राइक करो बोले, यहां पे आप क्या बोल दिए? जो उचित है वो करो। मेरे दोस्त जो मंदलिस की दुश्मनी में काम कर रहे हैं, भारत के लिए जो उचित होगा वो करना पड़ेगा। भारत की एक एक इंच जमीन हमारे लिए कीमती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, हैदराबाद के मौलवी अलाउद्दीन ने अपनी जानों की कुर्बानी इसलिए नहीं दी कि हमारी एक इंच जमीन पर कोई चीनी या पाकिस्तानी कब्जा करने की नजर उठाकर देखें। बताओ 56 इंच का सीना बोलने वालों, अब बोलो, अब बोलो। अब कुछ नहीं बोलेंगे, मैं नहीं बोल रहा हूं, वो जनरल साहब बोले। मेरे पे आके कल केस नहीं बुक करना, मेरी तकरीर के बाद जाके नहीं बोलना वो आए थे भड़काऊ भाषण दे के गए। अरे कैरावान मैगजीन में जर्नल के नाम के साथ लिखा गया। अगर तुमको तकलीफ है उनसे जाके पूछो, मगर उस पे भी कोई जवाब नहीं देंगे। मेरे भाई जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ट्रम्प बोल रहा है कि हम ईरान में गवादार पोर्ट नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? अगर हम वो पोर्ट बनाएंगे तो ईरान से अफगानिस्तान में जाएंगे हम, फिर ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में, कजाकिस्तान में हम जाएंगे। भारत की ताकत और इन्फ्लुएंस को बढ़ाना है। ट्रम्प बोला नो गवादार पोर्ट, मोदी जी बोले आपका हुक्म आका। और वही ट्रम्प चाइना को नहीं बोलता कि ग्वादार पोर्ट नहीं बनाना। ये छाबार ये जो चाइना बना रहा है पोर्ट वहां पे पाकिस्तान में, वहां पर नहीं बोलते, हमको बोलते कि वहां पर आप अपना पोर्ट मत बनाइए। चीन, पाकिस्तान हमारी जमीन पर अक्साई चीन जो भारत का हिस्सा, वहां से पैसा लगाकर वो ग्वादार पोर्ट पर बना रहा है। हमको बोले छाबार पोर्ट आप नहीं बनाना। अरे क्या फॉरेन पॉलिसी है? अरे हम तो 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी को छुटकारा दिलाए कि गोरी चमड़ी वाला हमको आदर ना दे। आज ट्रम्प बोल रहा है कि 500 बिलियन का ट्रेड होगा, यानी भारत से जो सामान जाएगा एक्सपोर्ट से 18% टैरिफ, अमेरिका से जो आएगा उस पर 0%। ये क्या इंसाफ है बताओ आप? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ट्रम्प की व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का वीडियो है। बोलो बीजेपी आरएसएस वालों, ये तुम्हारी देशभक्ति है कि गोरी चमड़ी वाला बोलेगा कि हम तेल किससे खरीदना, कल गोरी चमड़ी वाला बोलेगा कि
सांस कब मत लो। अरे राष्ट्रवाद का मतलब यह है कि जो भारत का हुक्मरान होगा वो किसी माइकल लाल को नहीं सुनना चाहिए। तो खैर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 11 तारीख को मेरी आपसे अपील है कि वैसे कि पूरे आसमानों पर सिर्फ पतंग नजर आना चाहिए और पोलिंग बूथ में खाली आवाज आना ठपा ठप ठपा ठप ठपा ठप ठपा ठप ठपा ठप ठपा ठप, और पोलिंग बूथ में एक ही आवाज आना, आज खाली पतंग 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 पतंग, बाकी सब। और हम कैसा डालना पतंग को साजी में से डाल के, ऐसा एक्शन। नाजरीन, आपके अपने YouTube चैनल भैंसा अपडेट न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।